रहीम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। ठीक हो गया। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो ऑप्शंस, वो इवेंट्स जिनका दूसरे इवेंट से कोई ताल्लुक ना हो और जो टोटल हो के हमारे पास 1 बना रहे हो, मतलब एग्जॉस्टिव केस हो। ठीक हो गया। ऑन सीन है। तो बेसिकली डीआरवी हमारे पास में हम लोग जो मेन काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीआरवी का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीआरवी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को यही है कि तुम लोगों को ये टेबल बनाना आना चाहिए। ये टेबल बनाना बहुत इजी है अगर तुम्हें एक चीज आती है। ये टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, मैं बना देता हूं। ठीक हो गया। 2 कॉलम होते हैं इसके। यहां होता है हमारे पास x, मतलब जो भी ऑप्शंस हैं, और यहां होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक तरह का टेबल होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास तमाम ऑप्शंस होते हैं। ऑल ऑप्शंस, हमारे पास तमाम ऑप्शंस होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है। ऑप्शंस हमेशा तमाम रखने। तो बस यही इसको बनाने का एक अच्छा वो है कि हम लोग सारे ऑप्शंस जो है ना उन्हें गैदर करेंगे। अगर हमने सारे ऑप्शंस और ठीक ठीक ऑप्शंस गैदर कर लिए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बस हमें थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी निकालनी आती हो तो चिल सीन में ये एक्सरसाइज फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं अभी एक केस ले रहा हूं। अ डाइस, अ फेयर डाइस is thrown and probability distribution table is formed about its options। उसके ऑप्शंस के बारे में हमने क्या बनाया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब देखो, तुम लोग सोचोगे भाई डाइस पे हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऊपर ऑप्शन देने, नीचे प्रोबेबिलिटीज देनी है उनकी। ठीक है। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की हमें पता है 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अच्छा, तो 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6। तो मैंने एक सिंपल सी तुम लोगों को बनाना सिखाई है, तो ये मत समझना कि इतनी सिंपल आती है। इतनी सिंपल नहीं आती, लेकिन मैंने तुम लोगों को ये बनाना सिखाई है कि भाई इस तरह बनती है, सिंपल सी। ठीक है। अगर मुश्किल होगी तो उसमें मुश्किल क्या होगा ये भी बता देता हूं। बेसिकली उसमें मुश्किल ये होगा कि ऑप्शंस ने गैदर नहीं हो पाएंगे। फिर थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि उनकी प्रोबेबिलिटीज हम गलत निकाल देंगे या कोई प्रॉब्लम कर देंगे। तो भाई अगर मैं ऑप्शंस गैदर कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटीज निकाल देता हूं और मुझे लगता है कि चलो भाई चिल सीन्स हो गए, तो एक काम जरूर कर लेना, इसको प्रोबेबिलिटी वाले ऑप्शंस को सबको लाके जरा सम कर लेना। और अगर सम 1 बन रहा हो तो चिल सीन्स, खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाना कि भाई सही कर आए हूं क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन अगर ये 1 ना बने तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन को इसी जगह छोड़ देना। ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी जगह छोड़ देना और आगे बढ़ जाना अगले क्वेश्चन पर, या फिर जाके एक नजर पीछे देख लेना छोटी सी कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिल जाए तो। पीछे से जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढने में, ये बात याद रखना। सॉल्यूशन जहां एंड की है वहां से ऊपर जाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा हो जाए तो टेंशन नहीं लो एक तो, और छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर दो, फिर वापस आके देख लो भाई कोई गलती की है तो अच्छी तरह कर लो,
टाइम ज्यादा हो तो दोबारा कर लो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसी वक्त अगर करने बैठोगे तो टाइम जाया कर सकते हो। सेकेंडली टेंशन इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि हो सकता है कोई छोटी सी गलती हुई हो, ठीक है, उसे ढूंढने में तुम बहुत टाइम जाया कर दो और वो गलती तुम्हारा सिर्फ 1 मार्क्स कटवा रही हो वहां पे। तो इसलिए ये सारी टिप्स याद रखना एग्जाम की कि अगर कभी ये गलती मिल जाए तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अच्छा जी, अच्छा एक टिप अभी और दूंगा वो देखना। तो भाई सम इसका इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। यही चीज होती है इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और दो चीजें और होती हैं, उनका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दो, ये टेबल बनाने के बाद पूछता है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दो, या कहता है मीन निकाल के दो, या कहता है ई एक्स निकाल के दो। ये तीन नाम है एक ही चीज के जो कि मीन है। फिर कभी कहता है वेरिएंस निकाल के दो, कभी कहता है VAR निकाल के दो। अच्छा, जिनको वेरिएंस का नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि वेरिएंस बेसिकली एक सिंपल सी एक हमारे पास चीज है जो कैलकुलेट की जाती है ये चेक करने के लिए कि हमारा जो डेटा है उसमें वेरिएशन कितनी है। समझ लो, हमारा जो डेटा है उसमें वेरिएशन कितनी है। अगर उसमें वेरिएशन नहीं है, पूरा डेटा सेम है, सब 5 है, तो वेरिएंस 0 निकल आएगा, ये भी बता दूं तुम लोगों को मैं, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह याद रखना। कौन सी है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन EX हो गई, वेरिएंस VARX हो गई, एंड सो ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे ये सीन्स हो गए। अच्छा कैसे निकलेंगे ये जरा डिस्कस कर लें, बहुत ही आसान से तरीके। EX निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि प्रोबेबिलिटी नहीं, सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम, याद है ना, प्रोबेबिलिटी इनटू ऑप्शन, सिग्मा का मतलब सम, प्रोबेबिलिटी इनटू ऑप्शन, 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 ठीक है। और ऐड, सिग्मा का मतलब सम, तो ऐड कर दो। सिंपल EX का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इनटू ऑप्शन और सम, कहानी खत्म। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज with their respective options। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? ऑन सीन्स है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक हो गया। तो जरा VARX भी बता दो कैसे निकलेगा। कोई मसला नहीं है VARX में भी। VARX हमारे पास निकलेगा कुछ इस तरीके से कि सम of product of all the sum of the product of the probabilities with their square of respective options। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी इनटू ऑप्शन का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो जरा करके देखते हैं। 1 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6, मतलब ऑप्शन का स्क्वायर कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर, ठीक है। प्लस 6 इंटू 1/6, ठीक है, माइनस EX का स्क्वायर, EX क्या था हमारे पास, एक्सपेक्टेड ऑप्शन, एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ EX। EX क्या है भाई, वही मीन अभी जो निकाला, EX का स्क्वायर माइनस कर देंगे, चिल सीन्स। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चिल सीन्स है, ऐसा ही है, कोई मसले की बात नहीं है, चिल सीन्स हो गए। तो ये सीन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, ऑन सीन्स है, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया भाई।
तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक है पूरा। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, पहले मैं वो क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि बहुत इजी है, जिनमें डिब्बा बना हुआ होता है। देखो, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बना के दिया है ना, तब क्वेश्चन बहुत इजी है, और जब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना के दिया हुआ तब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब बना के दिया तब तो चल सीन है, वो कह रहे क्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, सम करो इन सबका, इक्वल्स टू 1 रख दो, क्यू निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। फिर कहता है ई एक्स और वी आर एक्स निकालो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, 0 इंटू 0.26 ये ई एक्स है, प्लस 1 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू निकल चुकी होगी, 2 इंटू 3 क्यू, प्लस 3 इंटू 0.05 प्लस 4 इंटू 0.09। वी आर एक्स निकालू, वी आर एक्स हो गया 0 का स्क्वायर इंटू 0.26 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यू, क्यू की वैल्यू निकल चुकी है, 3 का स्क्वायर इंटू 0.05, 4 का स्क्वायर इंटू 0.09। ठीक हो गया, माइनस ई एक्स जो ऊपर निकाला है उसका स्क्वायर माइनस करें। बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। तो जब डिब्बा बना हुआ है तब तो मामला बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, इस पर आ जाओ जरा। इसमें भी डिब्बा तो बना हुआ है लेकिन डिब्बे की प्रोबेबिलिटीज नहीं लिखी हुई। तो मैंने कहा अभी भी मसला नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज तो निकालनी आती है ना। हमें क्या नहीं आता था, ऑप्शंस का हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आता तो है, कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में, तो बस वो प्रॉब्लम थी। 2 fair dice are thrown, let random variable x be the smaller of the 2 score if the score are different, or score on one of the dice if the score are the same। अच्छा जी, अगर सेम होंगे तो किसी एक का लिख लेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो उन दोनों में से स्मॉलर का लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने कहा आ जाओ, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने कहा 1 के आने की एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि दोनों नंबर 1-1 हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दोनों 1-1 हो तो 1 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या सिर्फ यही नहीं है? नहीं, अगर 1 आए और 2 आए तब भी, 1 आए और 3 आए तब भी, 1 आए और 4 आए तब भी, 1 आए और 5 आए तब भी, 1 और आए 6 आए तब भी। तो मैंने कहा एक पहला तो 1 आए, दूसरा कुछ भी आए, तो कुछ भी का मतलब है 6/6, तो इसमें तो 1 भी आ गया ना। तो मैंने कहा फिर ये वाला केस हटा ही देते हैं, क्योंकि वो 1 वाला भी केस हमने वहां पे ले ही लिया है। ठीक है, तो मैंने कहा 1/6 इंटू 6/6, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, तो 1/6 हमारे पास आया 1 की प्रोबेबिलिटी, और यहां मैंने कह दिया कि कोई भी नंबर रख लो 1 ही आंसर आएगा। चिल्सिंस, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूं? मल्टीप्लाई बाय 2 करूं? अरेंजमेंट का मसला है कि पहले डाइस पे 1 आएगा या दूसरे डाइस पे 1 आएगा, ये भी तो मसला है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसे यहां पे लेंगे, क्योंकि हम लोग दोनों डाइस फेंक रहे हैं तो दोनों पे 7 ही आएगा ना। 2 fair dice are thrown, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें वो ऑप्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आगे हमारा 1 नहीं बनेगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। 1/6। अच्छा जी, तो अब जरा आओ 2 के लिए। भाई 2 के लिए 2 का 1 से होगा तो 1 आएगा, वरना 2 का 2 से होगा तो 2 ही आएगा, 2 से 3 का होगा। चिल्सिंस तो सही है, 2 की प्रोबेबिलिटी आई 1/6, और दूसरे पे मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी हो सकता है, तो 5/6, मतलब 5 में से कोई सा भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 1 आएगा तो वो 1 जाएगा, 2 नहीं जाएगा फिर। अच्छा, 3 के लिए आया तो मैंने कहा 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी। अब वहां पर 2 और 1 नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी होगा तो चलेगा, तो 4/6। इधर 4 के लिए 1/6 इंटू 3/6। इसी तरह 5 के लिए 1/6 इंटू 2/6। और इस तरह 6 के लिए सिर्फ एक ही केस बनता है कि 6 और 6 आए तभी 6 सेलेक्ट होगा। तो ये हो गया 1/36, ये हो गया 2/36, ये हो गया 3/36, ये हो गया 4/36, ये हो गया 5/36। ठीक है, और ऊपर वाले को भी हम लोग लेंगे 6/36। गिनते हैं भाई, 6 + 5 11, 11 + 5 15,
एंड 15 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो मतलब मैं समझ गया कि हम लोगों ने अरेंजमेंट करनी थी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब भी दो चीजें आ रही हैं तो अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। और इन सबको करेंगे, आखिरी वाले को नहीं करेंगे बस। तो जरा गिन लेते हैं। 2 6 12, 10 22, 8 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 34। नहीं 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 नहीं, गलती हो रही है कोई। 2 6 12, 12 प्लस 10 22, और 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 6 36। नहीं 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 नहीं, मतलब हमने कोई गलती की है अभी भी। देखो भाई के smaller of the two score if the score are different or the score on one of the die if the score are the same। अच्छा जी, दोनों में से जो एक आएगा वो एक लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अगर 1 और 1 आएगा तो 1 आंसर आ गया। 1 और 2 आएगा तो फिर मेरे ख्याल से हमें डिफरेंट ही करके लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 में डिफरेंस बन रहा है, 1 और 1 में डिफरेंस नहीं बन रहा ना। ऐसा ही है, ऐसे पूरा मिटा रहा हूं मैं। हमें डिफरेंट करके लेना पड़ेगा। डिफरेंट करके इस सूरत में हमें लेना पड़ रहा है कि हमारे पास क्या है, जो एक 1 1 सेम बन रहा है ना उसकी अरेंजमेंट तो नहीं करनी, बाकियों की अरेंजमेंट करनी है। तो 1 और 1 की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 इंटू 1 ओवर 6 प्लस 1 हो, और 1 के बाद कोई भी 5 आ सकते हैं, और इसे मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला 1 ओवर 36 ही हो, प्लस दूसरा 1 ओवर 6 हो, और 4 कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 भी हटा दिया ना, 1 और 2 दोनों हटा दिए, 2 का केस यहाँ बना लिया, क्योंकि वो अरेंज नहीं होगा ना, ये अरेंज होगा। ठीक है, 3 के लिए भी 1 ओवर 36 एक पहले से ले लो, फिर एक ले लो तुम 1 ओवर 6, और एक ले लो 3 ओवर 6 इंटू 2। फिर 4 के लिए भी यही करो, 1 ओवर 36 एक पहले से ले लो, और 1 ओवर 6 इंटू 2 ओवर 6 इंटू 2। 5 के लिए भी यही करो, 1 ओवर 36 एक पहले से ले लो। 1 ओवर 36 में ये वो वाला ले रहा हूँ कि एक जो हमारा कंप्लीट सेट है, जैसे 1 और 1 का दोनों का, 1 और 1 दोनों, क्योंकि वो तो अरेंज नहीं होंगे ना, यही तो मसला हो गया था मेरा। पिछली दफा जब मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 2 तो चिल सीन्स, लेकिन मेरे जहन में था ये चीज, लेकिन मुझे लगा कि इसके बिना काम चल जाए शायद। लेकिन वो ये था कि देखो, जब हम लोग ले रहे थे प्रोबेबिलिटी तो 1 और 1 भी उसी के अंदर ले रहे थे ना हम लोग, तो 1 और 1 तो अरेंज नहीं होगा। तो ये वो वाला है, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5। तो ये लोग तो अरेंज नहीं होंगे ना, अरेंज तो इनके बाद वाले होंगे, जैसे 1 और 6, और जो बाकी बचे वो, जैसे 4 जब मैं ले रहा हूं तो 4 के साथ 5 और 6 ले सकता हूं, तो 5 और 6 दो बचे ना, तो वो अरेंज होंगे। 4 और 4 वाला तो अरेंज नहीं होगा ना, तो ये वाला जो केस है ये 4 और 4 वाला है। ऑन सीन्स हो गए। अच्छा जी, आगे आ जाओ, प्लस 1 ओवर 6 इंटू 1 ओवर 6 इंटू 2। ठीक है, 6 और 5 के केसेस, और 6 वाला केस तो सिर्फ 1 ओवर 36, क्योंकि 6 और 6 बनेगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इंशाल्लाह इसका आंसर सही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1 ओवर 36 प्लस ये हो गया हमारे पास 10, तो पहले वाले का हो गया 11 ओवर 36। यहाँ लिखते रहते हैं 11 ओवर 36। ठीक हो गया। सेकंड वाले का मेरे पास हो गया 1 ओवर 36, और 4 1 द 4, 4 पे 2 8, 8 ओवर 36, 8 प्लस 9, 9 ओवर 36। ठीक है, तीसरे पे चलो, 1 और 6, तो 7 ओवर 36।
ठीक है, अगले पे चलो तो 4 और प्लस 1 5, 5/36। ठीक है, देन अगले पे चलो तो 2 और प्लस 1 3/36। और आखिरी तो हमारे पास सिर्फ 1/36। अब कैलकुलेट कर लो, 9 प्लस 11 प्लस 9 20, 20 और 12 22, नहीं 20, और ये हमारे पास 12 32, 32 और 4 36। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तो याद रखना ये अरेंजमेंट वाले मसले रहते हैं हमेशा। तो ये अरेंजमेंट वाले मसले मेरे जहन में पहले था, लेकिन मैंने ये देखा कि ये 3 नंबर का सवाल है तो शायद ना हो, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट हमेशा आएगी, ये बात याद रखना। आगे खोल के अरेंजमेंट का सवाल करना। अच्छा, मैंने पीछे बोला था एक मैं तुम लोगों को ट्रिक और बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैं अपना पूरा पेपर कर कर आ गया, अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन पे बैठा हूँ और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैंने गलत किया है या सही किया है या क्या गलती कर दी है, और टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ कोई भी गलत आंसर लिख दोगे, नॉट अ बिग इशू, लिख दोगे गलत आंसर, जो तुम्हारा आ रहा होगा गलत आंसर वही लिख दोगे और EX निकाल लोगे, ताकि ये 2 नंबर तुम्हें पूरे मिल जाए। ECF लगेगा 2 नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन नॉट। ECF लगेगा 2 नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन नॉट। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, अल्लाह ना करे, तो ये काम जरूर करके 2 नंबर उठा लेना। 3 नंबर जा रहे हैं भले, तो 2 नंबर तो आ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये कम नंबर रखने का मेरे ख्याल से वजह एक और ये भी है कि एग्जामिनर हमेशा जो बहुत मुश्किल सवाल भी होते हैं उनके मार्क्स भी कम ही रखता है, समझे, ताकि बच्चों को